तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टियानवू एकेडमी के टॉप स्टूडेंट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कैपिटल सिटी जाते हैं, जहां पर टियानवू एकेडमी के एल्डर की बहस हेवनली एकेडमी के एल्डर के साथ हो गई थी। तो अपने एल्डर की हो रही बेइज्जती को रोकने के लिए सिक्स्थ प्रिंस आगे आता है, जिसकी बहस वांग हाओ से होने लगी थी और इस बहस की वजह से हमारे वांग हाओ का गुस्सा 7वें आसमान पे जाने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उन दोनों की बहस को देखकर आसपास के लोग डरने लगे थे कि अब इनकी फाइट स्टार्ट न हो जाए, पर वांग हाओ अपने मन में सोचता है कि माना कि सिक्स्थ प्रिंस बेवकूफ है, लेकिन वो कैपिटल सिटी की गेट पर लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करने वाला। पर यहाँ सिक्स्थ प्रिंस के दिमाग में तो कुछ और ही चलने लगता है। वो अपने लोगों को कह रहा था कि जाओ वांग हाओ के साथ फाइट करो, और उसका ऑर्डर मिलने के बाद सभी एक एक करके वांग हाओ के ऊपर टूट पड़े थे। पर वांग हाओ तो उन्हें हाथों से ही इतनी बुरी तरीके से धूल चटाता है जिससे तो वो सभी गिरते पड़ते अपनी जान बचाने लगे थे। ये देखकर तो वांग हाओ कहता है कि अभी बुला लो जिसको बुलाना है। अब सिक्स्थ प्रिंस वांग हाओ के सामने हार कैसे मानता, तो वो अपने पास एक नाइफ निकालकर खुद को घायल कर लेता है और उसके बाद चिल्ला चिल्लाकर अपने गार्ड्स को बुला रहा था ताकि वो वांग हाओ पर अटैक करे। अब ये देखकर वांग हाओ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उन गार्ड से बचने के लिए स्लैश अटैक लगाता है और ये उसकी न्यू टेक्निक थी जिसको सीखने की वजह से वो बहुत खुश हो रहा था और उसकी इस तरीके की टेक्निक को देखकर सब लोग सरप्राइज हो रहे थे। इसके बाद वांग हाओ अपनी विंड टेक्निक का यूज करके उन सभी पर अटैक करने लगता है। वांग हाओ की स्पीड ज्यादा होने की वजह से किसी भी गार्ड को वांग हाओ नजर नहीं आता, पर यहाँ वांग हाओ अपनी स्पीड प्लस आइस स्वॉर्ड का यूज करके एक ऐसा अटैक करता है जिससे तो सबकी हालत खराब हो गई थी और ये देखकर एल्डर खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गार्ड को नजर नहीं आता कि आखिर वांग हाओ कहाँ चला गया, पर वांग हाओ तो जाकर सिक्स प्रिंस को होस्टेज बना लेता है। जहाँ सिक्स प्रिंस के पूछने पर कि वो क्या चाहता है, वांग हाओ कह रहा था कि मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरे हाथ आजकल कुछ कांप रहे हैं। जिस तरह तुमने खुद को घायल कर लिया उस तरह मुझे भी नहीं पता कि कब मेरी स्वॉर्ड चल के तुम्हारी गर्दन कट जाए। और इधर गार्ड्स आकर वांग हाओ को घेरते हुए कहते हैं कि रॉयल फैमिली से पंगा मत लो, इसे हमारे हवाले कर दो। अब वांग हाओ ने उनकी बातें सुन ली तो सोचता है कि क्यों ना मान ही लूं, तो वो सिक्स प्रिंस को उनके ऊपर फेंक देता है, जिससे तो सिक्स प्रिंस को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इधर वांग हाओ तो जैसे उसके गुस्से से कितना ही डरता है। तभी उनके बीच में एक पावरफुल टोकन आकर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन भी हिल गई थी और आसपास के लोगों को उसका ऑरा भी फील होने लगता है और हमें पता लगा था कि ये गॉड ऑफ वॉर का ऑर्डर है। तभी वहाँ जनरल वही आते हैं जो सभी का जायजा ले रहे थे। सिक्स प्रिंस आकर उन्हें ग्रीट करते हुए पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, पर सामने से जनरल वही का इतना तगड़ा थप्पड़ आता है कि बेचारा झूमते हुए अपनी सीट पर पहुंच गया था। इसकी वजह से बेचारे को बहुत बुरी बेइज्जती तो सहनी पड़ती है। साथ ही जनरल वही कहते हैं कि मार्शल जुन वुहाई का ऑर्डर है कि अगर सिक्स प्रिंस ज्यादा ही फ्री हैं तो उन्हें इधर उधर पैलेस में घूमना नहीं चाहिए, एक जगह जाकर टिक जाए, वरना आसपास के लोगों को दिक्कत होती है। अब ये बात सुनने के बाद सिक्स प्रिंस को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो उनका ऑर्डर मान जाते हैं। इसके बाद जनरल वही वांग हाओ के पास गए थे, जहाँ वो उससे उसका इंट्रोडक्शन लेने के बाद अपने साथ ले जाने लगते हैं क्योंकि मार्शल जुन उनसे मिलना चाहते थे। अब वांग हाओ उनके साथ चला जाता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट चौंक रहे थे ये सोचकर कि वॉर ऑफ गॉड जुन आखिर वांग हाओ से क्यों मिलना चाहते हैं और उनके सबऑर्डिनेट जनरल वही आकर सिक्स प्रिंस को क्यों पीट गए। ये सारी बातें सुनने के बाद तो सिक्स प्रिंस का खून और ज्यादा खौलने लगता है। इसके बाद जनरल वही जाकर गॉड ऑफ वॉर जुन को बताते हैं कि वांग हाओ आ चुका है। वांग हाओ तो उनसे काफी फॉर्मली मिलता है, पर जुन बताता है कि वो उसके डैड का दोस्त है और ये सुनने के बाद तो वांग हाओ को काफी अच्छा लगता है। पर यहाँ वांग हाओ को पता लगता है कि डीन लिन ने जिस बंदे के बारे में बताया था वो और कोई नहीं यही है जो उसके फादर को काफी अच्छे से जानते थे। दूसरी तरफ मार्शल जुन को ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि वांग हाओ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। उनके अकॉर्डिंग तो वांग हाओ को एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए थी, पर उनके लिए तो ये भी काफी खुशी की बात है कि वांग हाओ इतना स्ट्रॉन्ग होकर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आया है। पर वांग हाओ इन सारी कन्वर्सेशन को रोकते हुए मार्शल जुन से कहता है कि क्या आप मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं पता, तो मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मार्शल जुन उन्हें बताते हैं कि उन्होंने टियानवू एकेडमी ज्वाइन किया था वांग हाओ के फादर के साथ। उन दोनों की दोस्ती बिल्कुल भाइयों जैसी थी, लेकिन एक दिन सडनली उसके फादर डिसअपियर हो गए और उन्हें उस दौरान कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। पर एक दिन वो तुम्हें लेकर पिंचोंग सिटी आए, उस वक्त वो बहुत ज्यादा घायल थे और तुम्हें हमें देने के बाद वो चल बसे। जिसपे वांग हाओ पूछ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा किसने किया, आपको पता है। जिसपे मार्शल जुन कहते हैं कि वो श्योर तो नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जो कोई भी था काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अगर वांग हाओ जाओ बॉय के हाथ में ना होता तो वो भी मर जाता, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग थे वो। ये सुनने के बाद तो वांग हाओ को भी थोड़ा सा झटका लगता है कि क्या अंकल जाओ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ मार्शल जुन वांग हाओ को एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, जो ये था कि वो अपने फादर का असली बेटा नहीं है। ये सुनने के बाद तो वांग हाओ
को काफी बड़ा झटका लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ताइरिच को दिखाया जाता है जो वांग हाओ के लिए खाना लेकर आता है, पर वांग हाओ को उसी जगह बैठा हुआ देखकर वो क्वेश्चन कर रहा था कि क्या तुम सारी रात यहीं थे। और वांग हाओ को खोया खोया देखकर वो क्वेश्चन भी करता है कि आखिर जुन ने ऐसा क्या कहा कि तुम इतने ज्यादा खोए हुए हो। पर वांग हाओ उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन ताइरिच को पता था कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्हें किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज आती है जो इस वजह से चिल्ला चिल्ला कर खुश हो रहा था कि वो LW लिस्ट में आ गया है। ये सुनने के बाद तो वांग हाओ को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पर्सन इतना खुश क्यों हो रहा है। बस ये एक LW लिस्ट ही तो है, जिसपे ताइरिच बताता है कि उसे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना भी पता है उसके हिसाब से कि जो कोई भी पर्सन LW लिस्ट में शामिल होता है उसके स्टूडेंट की अकेडमी 4 अकेडमीज की लिस्ट में शामिल हो जाती है। और ये सच में गर्व करने वाली ही बात है, क्योंकि मार्शल आर्ट अकेडमीज में 4 अकेडमी के अंदर आना ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई। वांग हाओ को तो ये जानने के बाद भी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, तो ताइरिच उसे ले जाने लगता है ये कहते हुए कि चलो थोड़ी हवा खिला के लाता हूँ। जहाँ सिटी के बाहर लगे हुए बोर्ड को देखने के बाद ताइरिच कहता है कि वांग हाओ तुम्हें तो 8th रैंक पे रखा गया है, जबकि तुमसे वीक लोगों को तो तुम्हारे आगे पोजीशन दी गई है। छोड़ो इसको देखने का कोई फायदा नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं। जाते जाते वांग हाओ लास्ट में लिखे हुए पर्सन का नाम देखकर थोड़ा सा सरप्राइज्ड होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।